हम नरमी से बाहों में भरे बैठा था जब फ़ोन रिंग हुआ। कादिर का था। उठाकर कान से लगाया। यस सर, आपने अली की डिटेल मांगी थी। बोलो। हम का फिर मूड ख़राब हुआ। सर, हमसे गलती हुई। मतलब पूरी डिटेल बताओ। सर, जब मैम 14 साल की थी तो इन्हें कूड़े के ढेर से एक 9 साला बेहोश और ज़ख्मी बच्चा मिला। वो किसी तरह इसे हवेली ले आई। इसकी देखभाल की, ये भी कह सकते हैं कि पाला और परवरिश की, क्योंकि इसकी पहचान के पेपर्स में गार्डियन और मदर के नाम पर मैम के नाम है। ये तो अचानक इसने कद निकाल दिया है, वरना वो 15 साल का बच्चा है और मैट्रिक में है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे अली और मैम का क्या रिश्ता है और वो अली के बारे में इतनी हसास क्यों है। और आज वो दिन था जब मैम से लेकर आई थी। वो उसी दिन अपनी बर्थडे मनाता है। वहाँ इसके दोस्त और मैम के फ्रेंड्स भी आने वाली थी। सोहम का दिमाग झंझराया। कादिर उल्लू के पट्टे पहले नहीं निकाल सकते थे। डिटेल्स इस लड़के को हॉस्पिटल लेकर गए। जी सर, करवा दी है मरहम पट्टी, ठीक है वो। सोहम को फिर पछतावों के नाग में डसा। उफ, ये क्या कर दिया मैंने, कुछ भी सोचे समझे बगैर। और मैंने सोच भी कैसे दिया। मेरी रूह ऐसी हो सकती है कि मेरी बीवी होते हुए किसी और में दिलचस्पी ले। सोहम ने गोद में ढल के इसके सर पर अकीदत से बोसा दिया। ज़रूरी कॉल आई तो नरमी से इसे तकिए पर लिटाया। कंफर्टर ऊपर फैलाकर बाहर निकलता चला गया। कबीर, रिजा, रीमा और पाशा शाम ढले तक वहाँ पहुँचे थे। पाशा किसी काम से बाहर गया था और रीमा और रिजा भी को भी इसने एक काम सौंपा था, तो वो भी गायब थी। जब कबीर के आदमी इसके पास एक यंग से लड़के को लेकर आए। सर, ये सैफ है, बिल्कुल हमारे जैसा है, आपके लिए काम करना चाहता है। हम पहले ही एक दो काम करवा चुके हैं। इससे कम उम्र और स्टूडेंट है, इसलिए पुलिस भी शक नहीं करती। ठीक है, रख लो। कंसाइनमेंट के लिए इसे ही लेकर जाना। अभी फ़िलहाल मुझे पाशा के साथ जाना है, बाद में देखता हूँ। ये कहकर कबीर बाहर निकला, गाड़ी में बैठा और खुद ड्राइविंग करके मतलूबा जगह पर पहुँचा। सामने ही पाशा अपनी गाड़ी में इसका इंतज़ार कर रहा था। कोई ज़रूरी काम? कबीर ने पूछा। हाँ, बादशाह का बहुत ख़ास, समझो बायां हाथ मेरा सर कुचलने आया है। चलो जाकर इसे सरप्राइज़ देते हैं। है किधर वो? फ़िलहाल तो रोहतास फोर्ट में छुपा बैठा है। हम भी टूरिस्ट के गेटअप में ही जाएंगे। कैमरा लाए? हाँ, लाया हूँ भाई। मैंने कितनी मर्तबा कहा है मुझे भाई ना कहा करो। अब सगे भाई को भाई ना कहूँ तो और क्या कहूँ। यहाँ वैसे भी हम दोनों भाई। जल्लाद नहीं कबीर, फैलता पाशा गर्दन में बाजू हायल करता हुआ बोला। और आंख विंक की। बादशाह भी मुबहम सा मुस्कुराया। एक यही तो खून का रिश्ता बचा था दुनिया पर इसका, बाकी सब तो। फिर वो मुकम्मल टूरिस्ट का गेटअप करके निकले थे वहाँ से। रिहा बिन आज़ाद फ़िज़ाओं में आज़ाद पंछी बनी फ़िज़ा के साथ घूम रही थी। किला बहुत खूबसूरत था और वो शायद ज़िंदगी में पहली मर्तबा इतना खुश हो रही थी। नीली फ्रॉक के नीचे नीला पाजामा और नीली बड़ी सी शाल में वो सादा से चेहरे में भी ऐसे लग रही थी जैसे किले की शहज़ादी अपनी सल्तनत में घूम रही हो। फ़िज़ा इसे इस कदर खुश देख रही कर बोल ही पड़ी, रिहाब इस जहन्नुम में वापस मत जाना यार, भाग जाओ कहीं। रिहाब फिर उदास हुई। कहाँ पर? वो जैसी भी एक महफूज शर्त तो है। रिहाब ने इशारा किया और फिर उदास हो गई। फ़िक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। रिहाब ने इशारा किया। फ़िज़ा चली गई। वो यूं ही मसरूर से पिछले ज़माने में जहाँ शहज़ादियाँ गुस्ल किया करती थी, इस घाट की तरफ चली गई। पाशा और कबीर यूं ही इधर उधर घूम फिर कर जायज़ा ले रहे थे। टूरिस्ट जो थे काफ़ी सारे लोगों को रोक कर इनके इंपॉर्टेंट कैमरे में तस्वीरें बनाने को कहा। कैमरा बहुत एक्सपेंसिव था। लोग पकड़ते और बगैर पूछे कि कैसे पिक बनानी है। अपना रोब झाड़ने और यूं ही कैमरे में पंगे देकर ये जा और वो जा। कबीर को बेहद हंसी आ रही थी, मगर पाशा के सामने जब्त करता रहा। वो अपने हदफ के करीब तरीन थे जब पास से एक नीले इस लिबास में शहजादी सी गुजरी। एक्सक्यूज़ मी मैम, कबीर ने पुकारा। रिहाब ने पीछे मुड़कर देखा। कबीर के दिल में शरारत थी। क्यों ना मैम की खिल्ली उड़ाई जाए। प्लीज़ हमारी एक पिक तो बना दें, इसने रिक्वेस्ट की और कैमरा आगे बढ़ाया। पाशा बगैर इस लड़की की जानिब देख रहा था। रिहाब ने कैमरा थामा और गौर से देखा। पाशा ने नजरें हटाई। रिहाब ने कबीर की जानिब देखकर नफ़ी में गर्दन हिलाई और कबीर को हैरत हुई। वो पहली लड़की थी जो तस्लीम कर रही थी कि इसे कैमरा चलाना नहीं आता। कबीर ने इसे ज़रूरी स्टेप समझाए। पाशा की नज़र जाने क्यों मगर बार बार भटक रही थी। रिहाब ने समझकर ओके का इशारा किया। वो एक तरफ खड़े हुए। रिहाब ने इस्माइल का इशारा किया। कबीर ने इस्माइल किया मगर वो दूसरा। रिहाब की बैकबोन में सनसनाहट हुई। कितनी वहशत थी इन आंखों में। कैमरे में से
वह पिक्चर जो थी वो अच्छी आई थी, थैंक्स, कबीर ने शाइस्तगी से कहा। वो मुस्कुराई। पाशा ने बगौर वो गुलाबी लबों की मुस्कान देखी। रिहाब जल्दी से वहाँ से हटी। वो सर झटक कर वहाँ से आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर पाशा ने कैमरे में से वो बम निकाला, मगर इससे पहले ही पाशा, मेरा वॉलेट कहीं गिर गया है, कबीर ने पाशा से कहा। व्हाट कबीर, तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? पता है ना हमारे वॉलेट में कितनी ज़रूरी चिप्स, इंफॉर्मेशन, माइक्रोचिप्स और यूएसबी डिवाइस वो फूल, अगर वो किसी दुश्मन के हाथ लग गया तो कितनी आसानी से हम तक पहुंच सकते हैं। पाशा घुर्राया। आई एम सॉरी भाई। व्हाट सॉरी? अब ढूंढो। वो दहाड़ा। इससे पहले वो कुछ और करते, फोर्ट के मैनेजर हेड ऑफिस से अनाउंसमेंट हुई कि एक वॉलेट मिला है, जिसका है वो आकर ले जाए। वो फ़ौरन इस तरफ गए। ऑफिस दाखिल हुआ कर फिर इस शहजादी पर नज़र पड़ी। कबीर मुस्कुराया, मगर पाशा जी जान से जला। उफ, ये लड़की फिर सामने आ गई, मरेगी मेरे हाथों। वो झंझलाया। कबीर ने वॉलेट का कलर वगैरह बताया। इसने मुस्कुराकर वॉलेट कबीर की जानिब बढ़ा दिया। पहले लेट हो रहे थे। पाशा तनपन करता वहाँ से निकला। इधर फिजा कब से रेहाब को ढूंढती फिर रही थी। वो मैडम निकली थी समाज सेवा करने। ऑफिस से निकलकर फिजा की तलाश में बहुत दूर निकल आई थी और पहाड़ की काफ़ी ऊंचाई तक आ गई थी। अब परेशान भी हो चुकी थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। वो घबराई, मगर एक बड़ा सा पत्थर फिजा में बुलंद हुआ जो इसके सर पर बजा और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। इनका काम खत्म हो चुका था। वो पाशा पाशा जिसे जुर्म की दुनिया में भेड़िया कहा और माना जाता था, जालिम, बेरहम और सफा, कोई अपने काम सर लेता और मुकदमा ना होता नामुमकिन। अपने टारगेट को छोटे मगर खतरनाक बम से उड़ा चुके थे। दुश्मन का काम तमाम हो चुका था और इनके बखिए उधड़ चुके थे। इन्हें जल्द अज जल्द वहाँ से निकलना था, क्योंकि पब्लिक प्लेस थी, सो किसी की आंखों में आने का खदशा था। मगर वो काम इतने सफाई से करते थे कि दिन दिहाड़े से भी कोई गवाह, ना कोई सबूत, कुछ भी नहीं। वो तेज़ी से पार्किंग की तरफ बढ़े जब पाशा के तेज़ी से चलते कदम थमे थे। नज़र ताई जानिब उठी और इस नीले आंचल पर ठहरी। वो शायद धमाके से जख्मी हुई थी और अब घास पर होशो खर्च से बेगाना बेहोश पड़ी थी। ये वही है ना जिसने वॉलेट वापस लौटाया? पाशा ने पीछे खड़े कबीर से पूछा। हाँ वही है, मगर तुम क्यों रुक गए? चलो, हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। पाशा, लेट्स गो। उठाओ इसे, पाशा ने संजीदगी से कहा। वाट, कबीर को झटका लगा। गौर से पाशा को देखा कि वाकई अल्फाज इसने पाशा के मुँह से सुने हैं, लेकिन क्यों? कबीर ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ उठाओ उसे, तो इसका मतलब है उठाओ। कबीर शॉक के आलम में खड़ा ही था कि पाशा ने खौफनाक नज़र कबीर पर डाली। अब तो देर नहीं हो रही। वो खुद ही आगे बढ़ा और संजीदगी से नरम और नाजुक मम्मी से गुड़िया जैसा वजूद बाजू में उठा लिया और इस अफरा तफरी धुएं के मरगोलों में किसी की नज़रों में आए बगैर दो लौटाते वहाँ से गायब हो गए। पाशा ने नरमी से इसे पीछे गाड़ी में लिटाया था। फ्रंट सीट पर खुद आया। चलो। मगर शट अप कबीर, लेट्स गो। कबीर ने चुपचाप गाड़ी दौड़ाई। दो जगह से गाड़ी बदली और फिर अपने ठिकाने पर पहुंचे। पाशा ने गाड़ी से उतरकर फिर इसे बाजू में मारा। डॉक्टर को बुलाओ। कबीर को एक मरतबा फिर शौक पहुंचा, मगर आफियत इसी में जानी कि अपने एक बंदे को भेजकर डॉक्टर को बुलाया। रीमा और रिचा भी हैरत से पाशा को देख रही थी। जब रीमा तनपन करती पाशा के पीछे गई, इसके सीने पर सांप लौटे जो इसने एक अरसे से पाशा को दिल की ऊंची मसद पर बिठा रखा था। अब ये भी रासिम की तरह किसे उठा लाया था। वो बनाई वो रेहाब को बेड पर लिटा रहा था। व्हाट इज़ दिस पाशा, व्हाट? और सर्द लहजे में बोला, क्योंकि आज तक इससे किसी ने सवाल करने की जरूरत नहीं हुई थी। किसे उठा लाए हो और क्यों? माइंड योर ऑन बिजनेस रीमा एंड गेट लॉस्ट। किसी को जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। वो अपनी ही कैफियत से झंझला कर रीमा पर ही उलट पड़ा। दूर रहो मुझसे, वो फिर गुर्राया।
इसे तो बड़ा करीब उठा कर लाए हो, क्यों और किस ताल्लुक से? पाशा के पास जवाब नहीं था, सब भस्म कर देने वाले अंदाज में रीना की जानिब बढ़ा और इसे बाजू से घसीट कर कमरे से बाहर फेंका। खुद भी बाहर आया। वहाँ रिजा और इनके कुछ खास आदमी भी मौजूद थे। मेरी परमिशन के बगैर कोई इस रूम में गया तो टांगों का कीमा बनाकर चील कौवों को खिला दूंगा। वो डहाड़ता दूसरे रूम में बंद हो चुका था। फिर इसके ऑर्डर के मुताबिक इसमें इतनी ज़रूरत नहीं हुई कि इस रूम में जा सके। कबीर को डॉक्टर लेके आया। डॉक्टर ने चेकअप किया। वो बाहर आया तो पाशा इनके करीब आया। डॉक्टर, क्या हुआ? इसे सर पर चोट लगने की वजह से बेहोश हुई है, मगर फिक्र की बात नहीं, जख्म नहीं हुआ। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगी आपकी मिसेस। डॉक्टर मसरूफ़ से अंदाज में मेडिसिन लिख रही थी। पाशा खामोशी से खड़ा रहा। अपने कमरे से ये सब देखती रीमा जी जान से जली। आखिर पाशा ने डॉक्टर की गलतफहमी दूर क्यों नहीं की? डॉक्टर चली गई। पाशा ने कबीर को इशारा किया। जैसे ही इसे होश आए, इसे वापस वहीं छोड़ा ना। फ़ौरन क्या कहकर वो अपने कमरे में जा चुका था। रिहाब को होश आया तो खुद को बड़े से बेडरूम में पाया। वो घबरा कर उठी। मुझे यहाँ कौन लाया? फिज़ा, लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। तभी दरवाज़ा हल्का सा नॉक करके कबीर अंदर दाखिल हुआ। रिहाब हैरान हुई। घबराने की कोई बात नहीं, आप ज़ख्मी हुई थी तो हम आपको यहाँ ले आए। अब कैसी तबीयत है आपकी? आपकी तबीयत ठीक होने के फ़ौरन बाद मैं आपको वहीं छोड़ आऊँगा। रिहाब को तसल्ली हुई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे छोड़ आए। रिहाब ने इशारा किया। कबीर ने शदीद सदमे से इस छोटी सी प्यारी सी मासूम लड़की को देखा। आप बोल नहीं सकती? रिहाब ने सर झुकाकर नफ़ी में सर हिलाया, जैसे ही इसका कसूर हो। आई एम सॉरी। कबीर को लगा बेहद हादसा शॉक लगा था। ओके चले। फिर इनसे स्नान में सर हिलाया और फ़ौरन ही पाशा खिड़की में खड़ा था। कबीर को कहा, इसे वहाँ पे छोड़ा। गुमर अब सीने से सांस उलझ गई थी। चेहरा लौटना छोड़ने पर जब देखा वो कबीर के साथ चलती, अंदर से निकलकर पहुँच पर खड़ी गाड़ी की जानिब बढ़ी। इसके जाते कदम जैसे इसका दिलो जान कुचलने चले थे। इसने मुट्ठियों में अपने बाल जो पड़े भाड़ में जाए, हर चीज़ वो भस्म कर देने वाले अंदाज में बाहर निकला। कबीर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल रखा था। वो आगे बढ़ी और गाड़ी में बैठने लगी, मगर इससे पहले ही पाशा ने आकर एक ज़ोरदार पाँव की किक से दरवाज़ा बंद किया था। धड़ की आवाज़ से दरवाज़ा बंद हुआ। रिहाब सहम कर पीछे हटी और कबीर की जानिब देखा। क्या हुआ भाई? कबीर ने कहीं नहीं जाएगी? कबीर ने पाशा से पूछा। लेकिन भाई, आप ही ने कहा था कि मैंने कहा ना कहीं नहीं जाएगी, पाशा ने चबा चबा कर कहा। मगर क्यों? आपने ही तो कहा था। अब मैं ही कह रहा हूँ कि ये कहीं नहीं जा सकती। खड़ी मुँह क्या देख रही हो? जाओ अंदर। वो धाड़ा रहा फटी फटी आंखों से इसे देखे गई, जिसके धुआं धुआं चेहरे से इसे डर लग रहा था। वो बेबस थी, बोल नहीं सकती थी कि इसे इसकी आंखों की वहशत और जुनूनियत से खौफ महसूस होता है। अनजाना सा डर लगता है। पाशा आगे बढ़ा और बाजू से पकड़कर इसीलिए अंदर की जानिब बढ़ा। ये तो गए काम से। कबीर ने पाशा की पुश्त को घूरा। रासिम बहुत जल्द अपना काम मुकम्मल करके लौटा था और अब इसका रुख अपने रूम की तरफ था। जाने रूम की लाइट को क्या हुआ था। फानिया बहुत घबराई। फानिया अंधेरे में आहिस्तगी से आगे बढ़ रही थी जब अचानक से सामने आने वाले के चट्टानी और चौड़े सीने से जा टकराई। इसकी खुशबू महसूस करके कि वो कौन है, इसकी रूह फना हुई। जबकि रासिम को आज भी इस नरम गोदाज से वजूद ने हिला कर रख दिया था, जिससे वो इतने दिनों से कांटों पर घसीट लिया गया था और काफ़ी डिस्टर्ब था। इसीलिए अब भी सख्त भुनाया। वो इस पागल से डर कर इसके गुस्से से बचने के लिए सेकंडों में रेशमा के पास भाग जाती, मगर इससे पहले ही रासिम ने एक हाथ से इसके बालों और दूसरे से इसकी कमर को सख्त गिरफ्त में लिया था। मैंने कहा था ना मुझसे दूर रहना, मेरे सामने मत आना, मगर तुमने नहीं सुनी। अगर इस दिन मालूम होता मेरे ही गले पड़ जाओगी तो एनेस्थीसिया के बजाय जहर का इंजेक्शन लगाता तुम्हें। वो फनकारा। फानिया की चीख निकली। खबरदार सीखी तो तुम्हारी चीख रेशमा तक पहुंची तो इनका लिहाज किए बगैर ही उधेड़ कर रख दूंगा तुम्हें, समझी? फानिया को आग लगी। छोड़े मुझे भी नहीं रहना आपके साथ, जाने दे मुझे। अगर नहीं देखना चाहते मेरी शक्ल तो आखिर जाने क्यों नहीं देते मुझे? क्यों पहले बिठा रखे हैं मुझ पर? वो इस सबसे तंग आकर सिसक पड़ी। क्यों? क्या मतलब? अभी समझाऊं तुम्हें? वो इसे बेड पर पटक कर बोला। वो जो निकाह हुआ है वो रिश्ता भूल गई हो या याद करवाऊं जो अरहाना तेवर लिए
बेड की तरफ बढ़ा, खुद नहीं जानता था आखिर इसमें क्या चाहता है, मगर खुद ब खुद इस कांच की गुड़िया की जानिब कदम बढ़ रहे थे।